मास्टर्स पवेलियन टॉप में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, इस समय इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जो एजवेस्टन में खेला जाना है उसकी सरगर्मी तेज हो गई है। कैसे सरगर्मी तेज हुई है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बड़ा क्वेश्चन है भाई, और इस बड़े क्वेश्चन पर हर कोई अपने ओपिनियंस दे रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ओपिनियंस दूं, जसप्रीत बुमराह खेलें या ना खेलें। वो देखो, सबसे बड़ी चीज़ वर्कलोड मैनेजमेंट। जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। तो जसप्रीत बुमराह के लिए वो कौन से 3 टेस्ट मैच होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जसप्रीत बुमराह के लिए, मैनेजमेंट के लिए और कोच और कप्तान दोनों के लिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क उन लोगों तक सीमित नहीं रहा है। अब ये क्वेश्चन मार्क मीडिया में भी, टॉप न्यूज चैनल्स अपने अपने एजेंडा के साथ चलाना शुरू कर दिए हैं। कोई जसप्रीत बुमराह को विलेन बता रहा है, तो कोई जसप्रीत बुमराह को बोल रहा है कि आईपीएल में तो सारे मैच खेले, टेस्ट मैच। भाई आईपीएल में 4 ओवर डालने होते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में 10 मैच खेले, 40 ओवर डाले। एक टेस्ट मैच की 5 दिन में 40 ओवर डाल दिए जसप्रीत बुमराह। भाई ये होता है मैनेजमेंट को मैनेज कर। उनको पहले कोई ये बताए जा करके, जो हमारे टॉप मीडिया के जो बैठकर एक पंचायत करते हैं, उन पंचायतियों को ये बताओ जा करके कि T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में जमीन और आसमान का अंतर है। भाई लोगों, इसी पर मैं एक डेटा निकाल के लाया हूं कि जसप्रीत बुमराह ने पिछली 16 इनिंग में 279.3 ओवर डाले हैं, 54 विकेट लिए हैं, 54 विकेट्स, 57 मेडन डाले हैं, 57 मेडन्स, 15.8 का बॉलिंग एवरेज और 3.5 का इकोनॉमी है। तो वहीं रेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और जो भी हैं, आकाशदीप और जो भी हैं, और 19 इनिंग में 790 ओवर, 85 विकेट, 112 मेडन्स, 38.9 का एवरेज देख लो कितना ज्यादा है, और 4.2 का है इकोनॉमी रेट। तो भाई लोगों, अब मैं अपने व्यूज देना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा। इसके बाद पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे मैच प्रीव्यू के ऊपर, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे बात करेंगे और किस तरीके की कंडीशन, पहले दिन में क्या करना चाहेगी भारतीय टीम टॉस जीतकर, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह पर बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह खेलना चाहिए या नहीं खेल। देखो, मेरा ओपिनियन है जसप्रीत बुमराह को 10 दिन का एक रेस्ट मिल गया है भाई। 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने के बाद, लगभग पूरे 10 दिन का रेस्ट मिलने के बाद, आप वेडनेसडे को जब एजवेस्टन में उतरेंगे तो आप खेल सकते हैं ये टेस्ट मैच। क्योंकि एक जसप्रीत बुमराह की कैलिबर जैसा बॉलर, अगर 1-0 से हम पीछे चल रहे हैं इस टेस्ट मैच में, और अगर 1-0 से हम पीछे चल रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह खेलेगा। अगर 1-1 से बराबर हो गई टेस्ट श्रृंखला, तो फिर जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट मैच में ले सकते हैं आराम। और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं, तो अगर हम ये टेस्ट मैच हार गए और हम 2-0 नील हो गए, फिर हम लॉर्ड्स खेले, वो भी जसप्रीत बुमराह के खेलते हुए हार गए, 3-0 नील हो गए। इसके बाद डेड रवर्स में जसप्रीत बुमराह का खेलना, मतलब ये बिल्कुल लॉजिक से भरी बात नहीं है कि अगर हम 3-0 पीछे चल रहे हैं फिर भी हम जसप्रीत बुमराह को खिला रहे हैं, ये हमारे लॉजिक से बाहर है। तो मेरे लॉजिक का कहना इतना है कि पहले 3 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह को खेलने ही चाहिए। इसके बाद चौथे टेस्ट में आराम, अगर हम 2-1 आगे हैं, 2-1 पीछे हैं, फिर भी आराम दे दो, क्योंकि 2-2 से बराबर या 2-1 से बराबर श्रृंखला होगी। इसके बाद जब फाइनल टेस्ट मैच पे कॉल लो कि जसप्रीत खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये एक मैनेजमेंट का वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकता है प्रॉपर, क्योंकि बंदे की एक सर्जरी हो चुकी है, दूसरी कगार पर थी, बट उसमें क्या है कि वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो सर्जरी दूसरे में भी हो जाएगी। तो ये पूरी कहानी है जसप्रीत बुमराह को लेकर। मेरे व्यूज इतने थे जसप्रीत बुमराह को लेकर के। आपके व्यूज क्या हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप जसप्रीत बुमराह को देखना चाहते हैं एजवेस्टन टेस्ट में या फिर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में।
चलो अब बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं किया है। जोफ्रा आर्चर को इंक्लूड तो किया गया था स्क्वाड में, बट उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि जोफ्रा आर्चर को हो सकता लॉर्ड्स टेस्ट खिलाया जाए। हल्का फुल्का निगल जोफ्रा आर्चर कैरी कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है उनको जगह नहीं दी गई होगी। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आप लोगों को बता दे तो शुरुआत करेंगे जैक क्रॉली के साथ। बेन डकेट शानदार शतक मारकर आ रहे हैं बेन डकेट, वहीं क्रॉली ने भी एक शानदार शतक बनाया पहली पारी में। 1-2 रन पे आउट होने के बाद दूसरी पारी में जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और शानदार साझेदारी करी 188 रनों की, एक कॉन्फिडेंस लेकर वो भी आ रहे होंगे। नंबर 3 ओली पोप, एक शानदार शतक पहली पारी में। दूसरी पारी में पहली गेंद पे आउट हो जाना, 0 पे आउट होना, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा। लेकिन चौथे नंबर पर जो रूट, जिस तरीके की पारी खेलकर वो दूसरी पारी में गए हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये श्रृंखला उनकी बहुत बेहतरीन जाने वाली है। ऐसा ही लगता है भाई, ऐसा नहीं लगता है कि ये श्रृंखला रूट की खराब जाने वाली है। रूट की श्रृंखला बहुत बेहतरीन जाने वाली है। और इसके बाद 5 नंबर पर प्रॉपर हैरी ब्रूक, एक 99 की पारी और दूसरी पारी में भी 0 पर आउट हुए। पहली पारी में भी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन वो नो बॉल हो गई थी, तो जब वहां पर वो खुद बच गए थे। 6 नंबर पर बेन स्टोक्स, 7वें नंबर पर जेमी स्मिथ, जो क्रूशियल पारी खेली जेमी स्मिथ ने दोनों इनिंग्स में। तो जेमी स्मिथ को तो नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन माना जा रहा है, इंग्लिश मीडिया भी मान रही है। इंग्लिश मीडिया ने तो डकेट को ऑल फॉर्मेट बेस्ट क्रिकेटर करार दिया है, लेकिन डकेट को अभी बहुत कुछ तय करना है। इतनी जल्दी इतना बड़ा क्रिकेटर बनाना आसान बात नहीं है। ये सब इंग्लिश मीडिया के चोचले हैं, चोचले। और 8 नंबर पर बोक्स, 9 नंबर पर आपको दिख जाएंगे कर्स, 10 नंबर पर आपको दिख सकते हैं शोएब बवाशीर भी आ सकते हैं और टंग भी आ सकते हैं। तो ये पूरी प्लेइंग 11 होगी इंग्लैंड की। अब एक नज़र इस प्लेइंग 11 के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 क्या बनेगी, इस पर देखो बहुत लोग बड़े मीडिया हाउस बैठ के पंचायत करके एक प्लेइंग 11 बनाते हैं, भाई खेलती है कि नहीं खेलती। लेकिन आज मैं आपको को विद लॉजिक प्लेइंग 11 बना के दिखाऊंगा। देखो विद लॉजिक, एक भी इसमें लॉजिक नहीं होगा कि मैंने इस बंदे को अगर प्लेइंग 11 में डाला है तो क्यों डाला है, एक लॉजिक बताऊंगा। देखो स्लिप कॉर्डन की जो फील्डिंग है उससे यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया गया है। यशस्वी जायसवाल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी ने स्लिप कॉर्डन की फील्डिंग में जुम्मा संभाला है। तो अब स्लिप कॉर्डन की फील्डिंग किस तरीके से दिखेगी, हो सकता करुण नायर को टीम में जगह मिले तो करुण नायर फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप केएल राहुल, थर्ड स्लिप शुभमन गिल, फोर्थ स्लिप पर दिख सकते हैं आपको नीतीश कुमार रेड्डी, या फिर गली की पोजीशन में नीतीश कुमार रेड्डी दिखेंगे। तो ये पूरा स्लिप कॉर्डन का जो पिक्चर है मैंने आपको समझाया। ऋषभ पंत के बाद इस तरीके से फील्डिंग सजी होगी। यशस्वी जायसवाल को वहां से बिल्कुल हटा दिया गया है। यशस्वी जायसवाल एक छोटा सा फिंगर में निगल लेकर भी घूम रहे हैं, तो हो सकता है ये भी रीजन हो, और सबसे बड़ा रीजन तो उनके कैचेस ड्रॉप होना। अगर 4 स्लिप लेनी पड़ी तो आपको गली में रविंद्र जडेजा भी दिख जाएंगे। तो आप लोगों को अब मैं प्लेइंग 11 बताता हूं इंडिया की कौन कौन खेल सकते हैं। देखो भाई, ओपनिंग केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल करेंगे 100%, और क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय से इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और केएल राहुल का तो रिकॉर्ड बताना ही आप लोगों को पता ही होगा कि कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है केएल राहुल का इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। नंबर 3 पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। हर मीडिया हाउस, मीडिया चैनल्स, रिपोर्टर्स बहस कर रहे हैं, शाई सुदर्शन खिलाया जाए नहीं खिलाया जाए। मेरा ओपिनियन आप सुन लो, शाई सुदर्शन को रेस्ट देना चाहिए, ड्रॉप नहीं, क्योंकि शाई सुदर्शन ने ऐसा कुछ खराब नहीं किया है, लेकिन शाई सुदर्शन को रेस्ट देना चाहिए। करुण नायर को एक और मौका दे देना चाहिए। प्रॉपर सी बात है, करुण नायर को एक और मौका दे देना चाहिए, और करुण नायर को नंबर 3 खिला देना चाहिए, और बोलो कि जाओ किल करो, खेलो, टिको, 50 खेलो, 100 खेलो, 150 गेंदें खेलो, लेकिन हमें एक आपसे नंबर 3 पे आ रहे हो कि तो एक आपसे जिम्मेदारी भरी पारी चाहिए। 100 की, 150 की, और इससे ज्यादा नहीं, 100-150 की पारी चाहिए। नई गेंद पे अगर खेलने आ रहे हो तो उसको पुरानी करो, जैसे चेतेश्वर पुजारा करते थे, उस तरीके की बैटिंग की
पूरी तरीके से उम्मीद लगाई जा सकती है करुण नायर। नंबर 4 शुभमन गिल, कोई डाउट नहीं। नंबर 5 ऋषभ पंत, आप लोगों इस पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नंबर 6 नीतीश कुमार रेड्डी। क्यों? क्योंकि नंबर 6 नीतीश कुमार रेड्डी अगर 7 पर आते हैं तो वो प्रॉपर एक स्लॉट नहीं मिल पाता है नीतीश कुमार रेड्डी को। ऐसा मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, नहीं मिल पा रहा था नीतीश कुमार रेड्डी को। वो टेलेंडर्स के साथ खेल के 40-45 बनाते थे, मेलबोर्न टेस्ट में 100 भी बनाया। नंबर 6 उनके लिए एक प्रॉपर स्लॉट होगा जिस पर वो आकर एक अच्छी बैटिंग करके अपनी टीम को एक अच्छी जगह ले जा सकते हैं। नंबर 7 रविंद्र जडेजा। बहुत लोग बोल रहे हैं रविंद्र जडेजा को बाहर कर दो, रविंद्र जडेजा को बाहर कर दो। रविंद्र जडेजा ने एजवेस्टन में जब इंडिया के 100 रन पे 5 विकेट गिर गए थे तब 200 रन की पार्टनरशिप निभाई थी। किसके साथ मिलकर के? ऋषभ पंत के साथ मिलकर, और शानदार शतक जडेजा ने भी बनाया था और शानदार शतक हमारे सबके प्रिय ने भी बनाया था। किसने? ऋषभ पंत ने। तो भाई लोगों, ऋषभ पंत को बाहर नहीं कर सकते हैं, वो तो करना भी नहीं है, और रविंद्र जडेजा को भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। तो 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा। 8 नंबर पर आपको यहां पर टॉसअप होगा कि वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे या फिर कुलदीप यादव। जिस तरीके से मैंने नेट प्रैक्टिस में जो सेशंस चल रहे थे वहां से अगर कोई खबर लेकर आया हूं, वहां से यह है कि वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग में तो बहुत इंटेंस बॉलिंग करी, बैटिंग में भी बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करी, और बैटिंग में उन फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को फेस किया जो मैच खेलने वाले हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, अर्शदीप, आकाशदीप। लेकिन वहीं कुलदीप यादव ने बॉलिंग में तो सेम प्रैक्टिस करी है, लेकिन बैटिंग में उनके जो बैटिंग करने आए तो जो उनके बोर्ड पे फास्ट बॉलर्स थे वो सारे नेट बॉलर्स थे, कोई भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था इंडियन टीम का। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा लगा जा रहा है अगर वो खेल रहे होते तो हो सकता है उनको जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ प्रैक्टिस कराई जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर 60%, बट कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए क्योंकि कुलदीप यादव एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव है, अब वॉशिंगटन को खिलाया जाएगा तो बात अलग है। बाकी नंबर 8, 9, 10, 11 9, 10, 11 3 प्लेसेस बची हुई हैं। 3 प्लेसेस पे देखो अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा में एक बहस छिड़ी हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पैचअप में तो परफॉर्मेंस अच्छी दी है, बट वैसे प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अर्शदीप की तरफ जाऊंगा। बाकी 10 और 11 सिराज और आकाशदीप। बुमराह को मैं ये टेस्ट मैच रेस्ट देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस सेशन, हर जगह से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। बाकी हम जानते हैं, हम इंडिया वाले हैं, हम कभी भी इंग्लैंड को उनकी प्लानिंग आकाशदीप की तरफ चल रही हो और उधर से जसप्रीत बुमराह पहला ओवर लेकर खड़ा हो, तो भाई ऐसा भी हो सकता है। अंग्रेजों सावधान रहना, जसप्रीत बुमराह आ सकता है। तो ये कहानी है दोनों की प्लेइंग 11 की। देखो मैंने पूरे लॉजिक के साथ आपको प्लेइंग 11 समझाई है। अब भाई बात करते हैं कि इंडियन टीम कितना ये टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। इंडियन टीम ने एजवेस्टन में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता, एक टेस्ट मैच ड्रा कराया है, तो ये टेस्ट मैच उनके लिए जीतना इसलिए भी जरूरी है। उनका एक यंग कप्तान है, 1-0 से पीछे चल रहे हैं। अगर ये भी टेस्ट मैच हारे गए 2-0 से पीछे हो जाएंगे, और 2-0 से अगर पीछे हो गए तो फिर 3 लगातार टेस्ट मैच जीतकर श्रृंखला जीतना ये एक आसान काम नहीं होगा भारतीय टीम के लिए। तो फिर भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। बाकी अगर एजवेस्टन के वेदर की बात करें तो एजवेस्टन का वेदर बिल्कुल साफ है। अगर टॉस इंडियन टीम जीतती है तो पहले बैटिंग ही करेगी, ऐसा कोई नहीं कि बॉलिंग करने जाए। सीम स्विंग का कोई नहीं। इंग्लैंड में एक पाटा विकेट मिलती है और शानदार रन बनते हैं उस विकेट पर, तो ये पहले बैटिंग करने का ही निर्णय लिया जाएगा दोनों कप्तानों की तरफ से। और अगर आपको कुछ ऊंच नीच दिख गई इस टेस्ट मैच में कि ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो रहा, 2 दिन में खत्म हो रहा, तो भाई इस पर मेरे कोई व्यूज नहीं है। मैं इसके व्यूज आपको फिर उन 2-3 दिनों के बाद ही समझा पाऊंगा। बाकी यार कहानी यही है, और मिलते हैं यार। देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो भाई लोगों, आप लोगों के ही सपोर्ट से मैं हो सकता है एक अच्छा
कंटेंट और बनाने की कोशिश करूं और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, बस आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। नहीं तो मैंने बहुत चीज़ें सोची हैं इस टेस्ट मैच में, कैसे क्या क्या लेकर आना है, देखते हैं क्या होता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।